गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। क्लियर आ रही है आवाज? हाँ विजय कुमावत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ प्रेरणा प्रजापत, गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निकिता मीणा, पूनम मीणा। गुड मॉर्निंग अमृता। चलो अब अपन क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। कल आपका उत्प्रेरण चल रहा था, जिसमें मैंने उत्प्रेरण के आपको 2 प्रकार बताने वाली थी, लेकिन क्लास एंडिंग होने के कारण एक ही प्रकार बता पाई थी। हाँ अनिल यादव, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको उत्प्रेरण के प्रकार में समहांगी उत्प्रेरण पढ़ा दिया था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। कल मैंने आपको समहांगी उत्प्रेरण बताया था कि यदि अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है उसे समहांगी उत्प्रेरण कहा गया था, जिसमें आपने 3 एग्जाम्पल किए थे। एक सीसा कक्ष विधि द्वारा SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण किया था, वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड काम में आया था। SO2 + O2 भी गैसीय अवस्था में थे, और जो उत्प्रेरक NO लिया था वो कौन सी अवस्था में था? गैसीय में। यानी अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो रही थी? समान। इसी प्रकार आपने मेथिल एसीटेट का जल अपघटन किया था, उसमें भी अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या थी? समान। फिर तीसरा एग्जाम्पल आपने सुक्रोज का जल अपघटन किया था, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुए थे, उनमें भी अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या थी? समान। कल यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब देखो अपना चल रहा है विषमांगी उत्प्रेरण। देखो जब हाँ मोनिका प्रजापत, कल के वर्ग की एक फोटो, थोड़ी धुंधली फोटो आ रही थी बेटा, उनको झूम करके देखेगी, अपने आप दिखेंगे वो। सवतः उत्प्रेरक, ऋणात्मक और प्रेरित तीनों की धुंधली फोटो आ गई थी, थोड़ी लाइट नहीं आने के कारण। तो तुम झूम करके देखोगे, आज ट्राई करना झूम करके लिखने की। फिर भी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कल मैं दोबारा सेंड कर दूंगी, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरण, जब अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, कोई बात नहीं, आज दोबारा भेज दूंगी। जब अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न होती है, अर्थात आप इस उत्प्रेरण में ऐसे भी बोल सकते हो कि अभिकारक तो द्रव या गैसीय अवस्था में होता है, और जो उत्प्रेरक होता है वह कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। इस उत्प्रेरण में फिक्स है, जो आप अभिकारक लोगे वो तो या तो द्रव अवस्था में होंगे या गैसीय अवस्था में होंगे, और जो उत्प्रेरक लोगे वो हमेशा कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। तो अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो गई? भिन्न हो गई। उसे ही क्या कहा जाता है? विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे अपन इसका पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं,
जो मैंने आपको कल धनात्मक उत्प्रेरक में भी बताया था, SO2 प्लस 1/2 O2, वहां पर प्लेटिनम किसका कार्य कर रहा था? धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। अब इसमें देखो, जब SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण करोगे, SO2 प्लस O2, इसे क्या बन जाएगा? SO3। ये भी कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। ये भी गैसीय अवस्था में। और इसमें जो उत्प्रेरक लिया है प्लेटिनम, वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक तो द्रव्य या गैसीय अवस्था में होते हैं और उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। अर्थात अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? विषमांगी उत्प्रेरण। अब देखो, जैसे ही मैं इसका आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, हेबर विधि द्वारा आपने अमोनिया का निर्माण किया था, उत्प्रेरक वर्धक में भी किया था और उत्प्रेरक विष में भी किया था। तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2, और इससे क्या बनी थी? अमोनिया बनी थी। ये भी कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। और ये भी कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इसमें जो आयरन होता है वह कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और NH3 भी कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। तो उत्प्रेरक अभिकारक तो द्रव्य या गैसीय अवस्था में, और आयरन कौन सी अवस्था में हुआ? ठोस अवस्था में। इसी प्रकार जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल लोगे, 4NH3 + 5O2, यानी अमोनिया को ऑक्सीकृत कर रहे हो। अमोनिया को ऑक्सीकृत करने पर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन 12 है तो 6H2O, ऑक्सीजन 10 है, 4 यहाँ पे काम आ गई, 6। ये कौन सी अवस्था में है? गैसीय। ये भी गैसीय अवस्था में। 5O2 है, ये SO2 नहीं है, 5O2 है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में, और यहाँ जल की अवस्था भी कौन सी होती है? गैसीय। इसमें जो प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वह भी कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार आप चौथा एग्जाम्पल करोगे, जैसे वनस्पति तेल है, ये वनस्पति तेल कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। इस वनस्पति तेलों का आप हाइड्रोजनीकरण कर रहे हो। हाइड्रोजनीकरण कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में, H2। अब देखो, इसमें जो अति सूक्ष्म उत्प्रेरक निकल काम में लिया जाता है वह कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी, जो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो बच्चों, यदि अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न होती है, अर्थात अभिकारक द्रव्य या गैसीय अवस्था में होते हैं, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है, तो वही क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरण। ये आपके उत्प्रेरण के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन पढ़ने चल रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, वेरी मोस्ट टॉपिक। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। देखो, मैंने आपको विषमांगी उत्प्रेरण बता दिया कि विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहा जाता है। अब उसके लिए अपन अधिशोषण सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ। ये आपके पास ठोस अधिशोषक की सतह है, अधिशोषक की सतह है, और अधिशोषक की ये तो हो गई
अधिशोषक की सतह, अधिशोषक की सतह, और ये गैसीय अभिकारक अणु है A+B, गैसीय अभिकारक अणु है, क्योंकि जब ठोसों की सतह पर द्रव या गैस के अणु एकत्रित होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? अधिशोषण। तो ये तो मैंने अधिशोषक की सतह ले ली, अधिशोषक का मतलब ठोसों के अणु, और ये मैंने ले लिए गैसीय अभिकारक अणु, गैसीय अभिकारक अणु। यहाँ पे देखो, इन गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण हो रहा है। गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषक की सतह पर क्या हो रहा है? अधिशोषण। अभी मैं पॉइंटों को क्रम से बताऊंगी। ये तो A हो गया और ये B हो गया। A और B यानी गैसीय अभिकारक अणुओं का किस पे अधिशोषण हो गया? ठोसों की सतह पर अधिशोषण हो गया। तो देखो, अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, और किस पे अधिशोषण हो रहा है? ठोसों की सतह पर। अधिशोषण होने के बाद में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती यौगिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा, संक्रमण अवस्था द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक बन रहे हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। मध्यवर्ती यौगिक यानी ट्रांजिशन स्टेट या फिर संक्रमण अवस्था भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये मध्यवर्ती यौगिक बन गए रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। मध्यवर्ती यौगिक बनने के बाद में अभिकारक अणुओं का इस अधिशोषक की सतह से विशोषण हो रहा है। एक एक वर्ड तुम्हें ढंग से समझाया हुआ है और परिभाषा ढंग से सरल भाषा में करवाई हुई है कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, विशोषण क्या होता है, विसरण क्या होता है, ये सब तुम्हें बताई हुई है। तो मध्यवर्ती यौगिक बनने के बाद में अधिशोषक की सतह से उत्पाद का विशोषण हो रहा है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं घर पे भी और मेरी क्लास में भी, वो तो विशोषण का नाम लेते ही समझ गए होंगे कि क्या होता है विशोषण। मैंने आपको विशोषण की परिभाषा बताई थी। जब अधिशोषित गैस के अणु या अधिशोषित पदार्थ के अणु अधिशोषक की सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? विशोषण कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्पाद का क्या हुआ? विशोषण हुआ। उत्पाद का विशोषण यानी गैसीय अभिकारक अणु ठोसों की सतह से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। ये हट गए और क्या बना लिए? उत्पाद। और ये यहाँ पे किसके रूप में काम में आया? उत्प्रेरक के रूप में। अब देखो, ये इसका डायग्राम है। अब मैं आपको समझाते चल रही हूँ। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत या प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत या प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक तो ठोस अवस्था में होता है तथा अभिकारक अणु
द्रव्य या गैसीय अवस्था में होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत 5 पदों पर आधारित है। अर्थात विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के कितने पद हैं? 5। पहला पद मैं आपको बताने जा रही हूं। पहला पद है अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का विसरण होना। पहले मैं अधिशोषण नहीं बोल रही हूँ, पहले क्या बोल रही हूँ? विसरण। भाई अधिशोषण तो जब होगा जब गैसीय अभिकारक अणुओं को कोई ग्रहण करने वाली सतह होगी। मैंने आपको दूसरे पाठ में विसरण की परिभाषा बताई थी। अधिक सांद्रता वाले भाग से अणुओं का गमन जब कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है तो उसको विसरण कहा जाता है। फिर मैंने वहां पे KMnO4 और जल का एग्जाम्पल लिया था। आपने एक बीकर के ऊपरी भाग में जल डाले थे, निचली में KMnO4 के क्रिस्टल थे। कुछ समय पश्चात बीकर का जो संपूर्ण भाग था वो कैसे रंग का हो गया था? बैंगनी रंग का हो गया था। किसकी क्रिया के कारण? विसरण की क्रिया के कारण। इसी लेसन में मैंने आपको बताया था कि गैसों के अणु ठोसों की सतह से आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि अधिशोषण में असंतुलित आंतरिक आकर्षण बल होता है। अतः ठोसों की सतह में भी कौन सा बल होता है? आंतरिक आकर्षण बल। तो विसरण का मतलब अधिक सांद्रता वाले भाग से अणुओं का गमन किस ओर हो रहा है? कम सांद्रता वाले भाग की ओर। यानी इसका आकर्षण बल किसको अट्रैक्शन कर रहा है? ए और बी को, गैसीय अभिकारक अणुओं को। तो पहला पॉइंट है ठोस अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का विसरण होना। एक एक पॉइंट इतनी धीरे पढ़ा रही हूं कि तुम्हारे यहीं पे याद हो जाएंगे। तो पहले पॉइंट में आपने इस सतह पर इन अणुओं का क्या किया? विसरण किया। भाई इन अणुओं को एक बार सतह के पास लेके तो आते हैं, विसरण किया। दूसरे पद में अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। देखो ये गैसीय अभिकारक अणु किस पे अधिशोषित हो गए? ठोसों की सतह पर। अधिशोषक की सतह पर। तो अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का क्या हो गया? अधिशोषण हो गया। पहले तो विसरण हुआ, इसके पास आए और पास आते ही आकर्षण बल के द्वारा इसमें क्या हो गया? अधिशोषण हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अधिशोषक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होना। अधिशोषण होने के बाद में अधिशोषक की सतह पर इन गैसीय अभिकारक अणुओं से क्या बन रहे हैं? मध्यवर्ती यौगिक। तो अधिशोषक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण। अगला पॉइंट है मध्यवर्ती यौगिक में अधिशोषक की सतह पर उत्पाद का विशोषण होना। मध्यवर्ती यौगिक में अधिशोषक की सतह पर उत्पाद का क्या हो रहा है? विशोषण। यानी गैसीय अणु किसकी सतह से हटना प्रारंभ कर देते हैं? अधिशोषक की सतह से। उसी को क्या कहा गया था? विसरण। ठीक है। अगला पॉइंट है अधिशोषक की सतह से उत्पाद का दूर विसरण होना। यहाँ पे तो हटना प्रारंभ किए और फिर पांचवें पॉइंट में अधिशोषक की सतह से ये अभिकारक अणु कहाँ विसरित हो गए? दूर हो गए। और दूर होकर किसका निर्माण कर लिए? उत्पाद का। ये विषमांगी उत्प्रेरण का कौन सा सिद्धांत है? अधिशोषण सिद्धांत। तो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत या प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में, अभिकारक द्रव्य या गैसीय अवस्था में होते हैं।
विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के 5 पद हैं, जिसमें मैंने पहला पद बताया गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषक की सतह पर विसरण होना। दूसरा बताया अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होना। तीसरा मैंने बताया अधिशोषक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होना। चौथा पॉइंट मैंने बताया मध्यवर्ती यौगिक में अधिशोषक की सतह से उत्पाद का विशोषण होना। और पांचवा पॉइंट मैंने बताया अधिशोषक की सतह से उत्पाद का दूर विसरित होना। देखो दूर चला गया, उत्पाद टूट ही गया सतह से। तो ये क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। सभी बच्चों को ये सिद्धांत समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत में किसी को कोई प्रॉब्लम, या फिर आगे चलूं? फटाफट बोलो। स्थिति चोपड़ा कह रहा है मैम वापस बताओ। वापस बताऊं? शुरू से ही बताऊं क्या? ठीक है, 2-4 बच्चों के यस मैम समझ में आ गया, 2-4 बच्चों के आ रहे हैं वापस बताओ। चलो ठीक है, वापस सुनो, 2 मिनट में रिपीट कर रही हूँ। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत या, हाँ कोई बात नहीं राधा सैनी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आया मैं 2 मिनट में फटाफट रिपीट कर देती हूँ। हो सकता है वो बच्चे यहीं पे याद करने की सोच रहे हैं क्लास में, बहुत अच्छी बात है। यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत या प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसमें? विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है और अभिकारक द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के 5 पद होते हैं। पहला पद है ठोस अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का विसरण होना। दूसरा पद है अधिशोषक की सतह पर गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होना। तीसरा पद है अधिशोषक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होना। चौथा पद है मध्यवर्ती यौगिक में अधिशोषक की सतह से उत्पाद का विशोषण होना। पांचवा पद है अधिशोषक की सतह से उत्पाद का दूर विसरित होना। ये विषमांगी उत्प्रेरण का कौन सा सिद्धांत है? अधिशोषण सिद्धांत। क्लियर बच्चों? हाँ हाँ, अब बोल रहे हैं मैम क्लियर। चलो कोई बात नहीं, जो टॉपिक समझ में नहीं आए और मैं ऐसे बोलना भूल जाऊं कि समझ में आ गया क्या, और नहीं भी बोलूं तो तुम एक बार लिख दिया करो कि मैम रिपीट कर दो, मैं कर दूंगी। समझ में आना चाहिए, बस मेन बात ये है। ठीक है? हाँ, सभी बच्चों के अब की बार आ रहा है कि क्लियर हो गया मैम, अच्छी बात है। चलो अब अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ठोस उत्प्रेरक। ठोस उत्प्रेरक का मतलब है अधिशोषक। पढ़ी हुई बात है तुम्हारी पूरी, ठीक है? ये सौरभ शर्मा, मैं मेरे 4 दिन से नेटवर्क के, अरे सौरभ शर्मा रोक तो सही, पढ़ने तो दे मुझे, तेरी प्रॉब्लम सोल्व करूं। सौरभ फटाफट स्क्रीन पे दिखा। अरे दिखा दिखा, नहीं बोलूंगी जोर से, मैं खुद ही पढ़ूंगी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैम, ये
मध्यवर्ती यौगिक क्या है? मध्यवर्ती यौगिक क्या होता है? मध्यवर्ती यौगिक बेटा ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। सौरभ, अरे 4 दिन से नेटवर्क नहीं आ रहा था, उसके बाद में क्या है, इसलिए तू क्लास नहीं ले पाया या फिर नोट्स नहीं लिख पाया है सौरभ? अब मैं तू नेटवर्क में नहीं आ रहा था तो मैं तो तेरे को नेटवर्क में ला नहीं सकती। चलो अपन अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत क्या होता है, ये पूछ रहा था। अरे आयुष बुनकर, मध्यवर्ती यौगिक, इसमें 5 पदों में मध्यवर्ती यौगिक बना है ना, इसलिए यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत पर ही आधारित हो गया। ठीक है ना? मधु चौधरी कह रही है मैम मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है। नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चेतना कवर। मेरी भी नहीं हो रही थी, कार नहीं हो रही थी तो रोजाना क्लास में आती है मेरी में। चलो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठोस उत्प्रेरक। ठोस उत्प्रेरकों या इसको तुम अधिशोषक भी बोल सकते हो। ठोस उत्प्रेरकों की प्रमुख विशेषताएं। ठोस उत्प्रेरकों की प्रमुख विशेषताएं, सारी चीजें तुम्हारी पढ़ी हुई है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रमुख विशेषताओं में पहला पॉइंट है आपका सक्रियता। याद करो बच्चों, जब मैंने आपको अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे। हर्ष कुमार कैसे नहीं दिख रहा तेरे को, स्क्रीन तो साफ ही है। जब मैंने अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे तब 5वां कारक पढ़ाया था अधिशोषक की सक्रियता। ठीक है, याद आए तो यस नो तो ऐसे तो लिखते रहना स्क्रीन पे कि मैम पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, क्या पता तुम्हें लग रहा हो कि मैम तो फेकालॉजी है, ऐसे ही बोल देती है। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले में 5वां कारक पढ़ाया था। सबके पास नोटबुक है, अगर डेली नोट्स लिख रहे हैं भेजे हुए तो जरूर उथल रहे होंगे पेजों को। 5वां कारक मैंने अधिशोषक की सक्रियता पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था अधिशोषक को, हाँ सौरभ शर्मा, अधिशोषक को अति तप्त भाप के साथ गर्म करके अर्थात आंतरिक घर्षण द्वारा व रगड़ के द्वारा उसकी सतह को खुरदरा बनाकर अधिशोषक की सतह सक्रियता बढ़ाई जाती है, जिसे अधिशोषण भी बढ़ जाता है। ये बात मैंने आपको अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में बताई थी। वो की वही बात यहाँ पे आ रही है, सक्रियता और अधिशोषक ही यहाँ पे आ रहा है। अधिशोषक व उत्प्रेरक अधिक सक्रिय होने चाहिए, या अधिशोषक व उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अधिशोषक व उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होने पर ही अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने पर ही अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। सक्रियता अधिक होने पर अधिशोषित गैस के अणु और अधिशोषक के अणु आपस में परबल बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। तो मेन बात ये है, अधिशोषक की सक्रियता अधिक होगी तो ही अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। और सक्रियता अधिक होने पर गैस के अणु और ठोसों के अणु आपस में परबल बंध द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पहली विशेषता थी सक्रियता, जो आपकी पढ़ी हुई भी है और मैंने आज यहाँ पे भी पढ़ा दी है। दूसरा पॉइंट है जो मैंने कल परसों ही उत्प्रेरण में पढ़ाया था आपको,
अपरिवर्तनशीलता, समझ भी गए होंगे तुम्हें, अपरिवर्तनशीलता। वहां पे मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, फिर मैंने आपको, मैम ये कौन सा बल होता है, कौन सा बल होता है, मतलब परबल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखो अपरिवर्तनशीलता, देखो फिर मैंने उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बताया था, जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। यदि इस अभिक्रिया में MnO2 का प्रयोग किया जाए तो अधिक मात्रा में O2 गैस प्राप्त होती है। फिर उसी के नीचे मैंने एक लाइन बोली थी, MnO2 एक उत्प्रेरक है, अतः इसका द्रव्यमान व रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ये तो केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ही क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो अपरिवर्तनशील का मतलब है उत्प्रेरक का द्रव्यमान व रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। यह तो केवल अभिक्रिया के भौतिक स्वरूप को बदलते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वो का वो एग्जाम्पल है, जैसे 2KClO3 और इसमें आपने उत्प्रेरक लिया है MnO2, तो क्या बन गया 2KCl + 3O2। तो MnO2 का रासायनिक